तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की, आज ये दूसरी क्लास है और इसमें हम जानेंगे स्वर के बारे में। हिंदी में जो वर्णमाला में या वर्ण में जो स्वर होते हैं, आज हम उन स्वर की व्याख्या को करेंगे, स्वर को समझेंगे। और हिंदी की इस क्लास से पहले एक कहावत, जाने पाओ न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसे दुख होता है वही जानता है, या जिसे तकलीफ होती है वही जानता है। इससे मिलती जुलती और भी कहावतें, मुहावरे हैं। कबर का हाल मुर्दा ही जानता है ना। तो ये सब मिलती जुलती कहावतें हैं। इससे क्या होगा, एक कहावत आपकी हर वीडियो में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मुहावरे या कहावतों की क्लास नहीं होगी, पर इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको ये अच्छी लगेगी। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो आखिरी जो क्लास थी, हमने जो पहली क्लास देखी थी, उसमें जो हमारी क्लास फिनिश हुई थी, एक बार 2 मिनट में उसका रिवीजन करा देता हूँ। लास्ट में हमने वहां पर क्या करा था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी में लास्ट क्लास में हमने वर्ण विचार की बातचीत करी थी। किसकी? वर्ण विचार। और वर्ण विचार को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था स्वर और एक था आपका व्यंजन। स्वर की हमने बात करी थी कि ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और जबकि व्यंजन जो हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर के बारे में और हमने जाना था कि स्वर, आज लिए इतना हमने समझ लिया था, ये भी समझ लिया था कि ये मिलकर कितने होते हैं, 52 होते हैं उच्चारण के आधार पर। आज इससे आगे की हम बात करेंगे और आज हम जो सीखेंगे, आज हम सीखेंगे स्वर के बारे में, समझेंगे कि स्वर क्या होता है और स्वर की पूरी व्याख्या करेंगे। इसके बाद स्वर से शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आप ना कर पाए। आइए स्वर की बातचीत शुरू करते हैं। ये समझ लिया था हमने कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण होते हैं 52, लेकिन आज जो हम बात करेंगे प्योर रूप से वो बात होगी हमारे स्वर की, कि स्वर कैसे होते हैं और क्या क्या स्वर के अंदर होता है। आइए एक बार कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जो हिंदी में स्वर होते हैं ये हमने जान लिया है, ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र, अर्थात इनके प्रयोग के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। अब इन्हें हम बांटें तो उच्चारण के साथ साथ उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के हो जाते हैं हमारे पास, याद रखेंगे। जो हमारे स्वर हैं उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर। एक होते हैं प्यारे बच्चों मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर। हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? ये वाली उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो कितने प्रकार के होंगे? मूल स्वर और संधि स्वर। आपने मूल स्वरों को पहले भी समझा होगा, मूल स्वर ही आपके हस्व स्वर भी होते हैं, इन्हें हस्व स्वर भी बोल देते हैं। तो याद रखना, हस्व स्वर और मूल स्वर अलग अलग नहीं है, पर दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा दी क्यों गई है एक बार समझ लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है और इन्हें ही हस्व स्वर भी बोला जाता है। हस्व स्वर क्यों बोला जाता है ये भी समझेंगे, मूल स्वर क्यों बोला जाता है ये भी समझेंगे। तो पहले एक बार मूल स्वर की दृष्टि से देखते हैं, ये 4 कौन कौन से हैं जो कि इसमें हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं। तो यह है छोटा आ, ई, उ और री, ठीक है। यही हमारे हस्व स्वर भी हैं, यही हमारे मूल स्वर भी हैं। देखिए ना, मूल स्वर क्यों कहते हैं एक बार ये समझ लेते हैं। क्योंकि इनके ही आधार को, इनके ही व्याख्या को या इनके ही आधार पर हम संधि स्वरों का निर्माण करते हैं। देखिए, संधि स्वरों का निर्माण कैसे करते हैं देख लेते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास संयुक्त स्वर। एक होता है दीर्घ और एक होता है प्यारे बच्चों कैसा? संयुक्त स्वर। अब देखेंगे यहाँ पर जो दीर्घ स्वर की व्याख्या है, जो समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो एक बार कम से कम 7-8 मिनट का वीडियो आप देख लें, 8 से 10 मिनट का वीडियो देख लें। उसके बाद वीडियो ना अच्छा लगेगा तो स्किप कर देना, लेकिन 10 मिनट या 8 मिनट का वीडियो देखने के बाद रियलाइज होगा कि हाँ, आज कुछ नया सीखा है, कुछ हटके सीखा है और मजेदार सीखा है। देखिए, लेखपाल हमारा जुनून है, लेखपाल की नौकरी हमें चाहिए। नौकरियां ज्यादा नहीं आ रही हैं, पर जितनी आ रही हैं उसी में मौका करें, झपट्टा मारें नौकरी पर। और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी एक स्टेप भी पीछे रह गई, एक स्टेप भी अगर आप पीछे रह गए तो मौका हाथ से चला जाता है। इसलिए समझते हैं
इन्हीं से बनता है संधि स्वर, इन्हीं से बनता है दीर्घ स्वर, इन्हीं से बनता है संयुक्त स्वर। कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं छोटा आ प्लस छोटा आ करता हूं तो निर्माण होता है बड़े आ का, और बड़ा आ कैसा है, दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से छोटी ई का निर्माण मिलाते हैं तो क्या बनेगी, बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो देखा आपने कि हमने कैसे मूल स्वर को पकड़ा, मूल स्वर आ और आ को मिलाया तो क्या बना, बड़ा आ। ई और ई को मिलाया तो क्या बना, ई, बड़ी ई। ऊ को मिलाया तो क्या बना, बड़ा ऊ। देख रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, जो कि संधि के माध्यम से आपके सामने बना है। आइए और देखते हैं, अगले हैं संयुक्त। ये भी बन के मिले हैं, पर ये क्या है, ये देखो एक जैसे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। पर जो संयुक्त में आएंगे ये थोड़े से आपके क्या होंगे, भिन्न होंगे। आइए देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, छोटा ए। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ओ। देखेंगे बहुत ही अच्छे समझेंगे, यही सेम चीज आपको संधि चैप्टर में भी मिलेगी। तो अगर अभी से समझ के चलेंगे तो बहुत ही फायदा रहेगा। हमें पता होना चाहिए स्टेप टू स्टेप। तो छोटा आ छोटी ई क्या बनेगा, बड़ा ए, सॉरी छोटा ए, छोटा आ छोटा ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसी प्रकार से आगे तरफ चलते हैं, तो अगर छोटा ए और ए मिला दें तो क्या बनेगा, बड़ा ए। क्या बनेगा, बड़ा ए। इसी प्रकार से छोटा आ और छोटा ओ तो क्या बनेगा, औ, ओ से औरत। तो देखो 4 2 2 4 और 3 7, कितने होगा ये, 4 3 7 4 11 की हमने बातचीत करी थी। पर सर हमने तो ये भी सुना है कि लिखित आधार पर 13 होते हैं। समझेंगे, लिखित आधार पर 13 ही होते हैं, उन पर अभी बात होगी, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो सर 11 पढ़ा जा रहे हैं, 13 पर भी आएंगे ये भी। तो देखिए ये हमने जाने किससे, मूल स्वर से। मूल स्वर से क्या बने, ये सारे स्वर भी आपके तैयार हो गए। अब इन्हीं में हम समझेंगे कि जब बात होती है कि कुल कितने स्वर होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, 13। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 11, ठीक है ना। इन्हें कुल वालों को लिखित भी बोल देते हैं कई बार, तो इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। तो कुल स्वर कितने होते हैं, 13। तो सर 2 स्वर जो हैं ये कहाँ हैं, देखिए ये होते हैं अयोगवाह स्वर। कौन से होते हैं, अयोगवाह स्वर होते हैं अंग और आहा। ये 2 होते हैं, अंग की बिंदी और विसर्ग, अंग और आहा, ये 2 होते हैं अयोगवाह। देखिए ना तो ये मूल स्वर के योग से बने हैं और ना ही संधि, इन्हें लेकिन रखते किसमें हैं हम, स्वर में ही रखा जाता है। किसमें रखा जाता है प्यारे बच्चों, इन्हें स्वर के साथ ही रखा जाता है। तो इनकी बातचीत होगी अभी आगे जाके, और पर याद रखेंगे कौन से होते हैं, अयोगवाह। पर इन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहां से समझ में आया। आइए अब समझेंगे कि इन्हीं मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी क्यों कहा जाता है, ये अब समझेंगे हम लोग। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। चलिए समझते हैं स्वर के अगले भाग को, जहां पर हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो देखिए यहां पर उच्चारण के आधार पर जो हमारे पास स्वर हैं वो होंगे 3 प्रकार के। 3 प्रकार में होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। देखिए अभी अभी आपने समझा था मूल स्वर और संधि स्वर। तो एक प्रकार से मूल ही ह्रस्व है और दीर्घ ही आपका जो था संधि स्वर था। आइए देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर में हमारे पास आता है छोटा ए, छोटा ए, ई, उ और री। और जबकि इसमें आता है आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। क्लियर है। अब प्लुत में क्या आता है, इसकी बातचीत अभी करेंगे। अब होता क्या है, जो कि ह्रस्व स्वर है, इसकी जो मूल परिभाषा है एक बार उस पर नजर हम मान लेते हैं कि ह्रस्व परिभाषा या ह्रस्व की मूल परिभाषा है क्या। तो अगर हम ह्रस्व की बात करते हैं तो ह्रस्व की मूल परिभाषा हमें इस बात का ज्ञान कराती है कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, समझेंगे, जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है,
कम समय लगता है। वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। इसकी एक परिभाषा एग्जाम में चेंज होकर आ जाती है तो बच्चा वहां पर कंफ्यूज जाता है, तो इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं, या जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है। किसका? एक मात्रा के उच्चारण का समय, एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है, वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। अब देखिए दो चीज समझेंगे, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, दूसरी परिभाषा बता रही है जिन स्वरों में एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। तो आइए ह्रस्व स्वर की यहां पर बातचीत हो रही है। देखिए क्योंकि जो छोटा आ है इसमें कितनी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? एक। छोटे आ का मतलब क्या है? अगर इसे मात्रा के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या मतलब है? एक मात्रा। कितनी मात्रा? एक मात्रा। इसी प्रकार से इन सब का क्या मतलब है? एक मात्रा। अगर जैसे कि मैं लिख दूं समय, तो समय में स पर भी एक मात्रा है, इस पर भी एक मात्रा है, इस पर भी एक मात्रा है। ठीक है। अब यहां पर एक बार समझते हैं, देखिए बिल्कुल अभी और अच्छे समझ में आएगा। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करते हैं तो दीर्घ स्वर की परिभाषा के रूप में हम क्या समझेंगे? जो दीर्घ स्वर की परिभाषा है, ये परिभाषा बताती है जिन स्वरों को बोलने में या जिन स्वरों में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, ह्रस्व से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वह दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। या जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, वह कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आइए बिल्कुल अभी अभी आपको समझाया गया था, अब देखिए कितने अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर से, और भी अच्छे तरीके से भी ये समझ में आने वाला है आप लोगों को। हमने क्या लिखा? ह्रस्व स्वर की परिभाषा में एक मात्रा का समय लगता है, तो ये हुआ ह्रस्व। और दीर्घ में लिखा है इसमें दो मात्रा का समय लगता है, यह हुआ दीर्घ। क्योंकि छोटे आ में कितनी मात्रा मानी जाती है? एक मात्रा। और जबकि बड़ा आ जो है इसका निर्माण कैसा होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ। तो देखें एक मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, कितनी मात्रा लगी इसमें? दो मात्रा लगी। तो इसमें एक दुगनी मात्रा का समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है दीर्घ स्वर में। बात समझ में आ रही है ना? समय ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ह्रस्व स्वर में कितनी मात्रा? एक। और दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा? दो मात्रा। तो समय भी कैसा लगेगा बोलने में? दुगना लगेगा। इसीलिए दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है। बात समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बात बस जानी चाहिए। तो ये हुआ इनका कुछ। इसी में हम समझेंगे कि ये जो स्वर हैं ये मात्रा के आधार पर भी कार्य करते हैं। तो इसी टॉपिक में आगे बढ़ा लेते हैं एक बार इन्हीं की मात्राएं। वीडियो को पॉज करके इसे उतार लेना, अच्छे से फेयर कर लेना, क्योंकि अपने नोट्स अपने पास होते हैं तो एंड वक्त पर उन्हें पढ़कर अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर मात्राओं की। तो इसमें से क्या होता है? प्रति एक की अपनी एक मात्रा होती है। अभी प्लुत स्वर बचा है, ठीक है, आएंगे उस पर। तो इसमें क्या है? हर एक की अपनी मात्रा है। छोटा ई की मात्रा क्या है? ये। ऊ की मात्रा क्या है? ये। ठीक है। ये जो री बनता है इसकी मात्रा कौन सी होती है? इस तरह से जो नीचे लग जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं। जैसा आपने कै बनाया, कै के नीचे ये मात्रा, ये किस में आती है? री में आती है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता। और जब यही चीज हमें मिलती है किसमें? छंद में। तो छंद में क्या होता है प्यारे बच्चों? में मात्रा काउंट करनी पड़ती है और उसमें बच्चे समझ नहीं पाता कि इस मात्रा को एक मात्रा गिने, दो मात्रा गिने, क्योंकि एक रा तो ये भी है और एक रा ये भी है और एक रा ये भी है। तो वहां पर बच्चे के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। तो ठीक है, ये वाला कितनी मात्रा में गिना जाएगा? एक मात्रा में। ये हुई इनकी मात्रा। इसी प्रकार से आ का दंड, बड़े आ की मात्रा क्या होती है? ये डंडा। इसे एक मत समझना, समय ये डंडा है एक, ये मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ये, बड़ा ऊ इस प्रकार। और क्या था? ए की मात्रा एक, ये इस प्रकार से। बड़े ई की मात्रा कुछ ये होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये सब क्या है? इनकी मात्राएं हैं। इसमें और कुछ शेष बचा है भी? ओ, इसकी मात्रा सिंगल, औरत की मात्रा
डबल। ये इनकी मात्राएं होती हैं। तो जहां भी ये मात्राएं लगाई हुई दिखेंगी तो इसका मतलब क्या है, ह्रस्व स्वर है और दुगना समय लग रहा है। जहां पर ये वाली मात्राएं हैं वो किस में आएगा, ह्रस्व स्वर में आएगा और समय कितना लगेगा, नॉर्मल समय लगेगा। तो ये बात समझ में आई। आ जाते हैं प्लूत वाले पर, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आखिरी है प्लूत स्वर। अब जो कि ये प्लूत स्वर है ये क्या होता है, ये संबोधन के काम में आता है। ये भी लिख लेंगे आप, किसके काम आता है, संबोधन के, या फिर किसी को पुकारने के काम आता है। इसमें क्या होता है, बात को खींचकर बोला जाता है, बात को खींचकर बोला जाता है, खींचकर बोला जाता है। अर्थात जैसे मैंने लिखा राम, ये नॉर्मल लिखा राम, पर अगर मैं इसी को चिल्लाकर बोलूंगा राम तो कुछ ऐसे, और आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ आती है चीजें, ठीक है ना। समझो, देखिए किसकी बात हो रही है, प्लूत स्वर की। तो मैंने यहां से चिल्लाया राम, तो उधर से उसकी आवाज आई राम की, आया, तो यहां क्या है, प्लूत स्वर। हमारे सामने क्या आया है, प्लूत स्वर, जहां पर बात को खींचकर, स्वर को खींचकर बोला गया, अर्थात संबोधन के माध्यम से बोला गया। ये क्या है हमारा प्लूत, ठीक है। इसका लिखने में प्रयोग होता है बहुत स्थानों पर, आप देखेंगे कॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का प्रयोग आपको अवश्य मिलेगा। तो ये थे स्वर आपके उच्चारण के आधार पर। चलिए अगला है, स्वरों में ही समझेंगे अभी। देखिए स्वर के असल में वर्गीकरण बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हमने जो वर्गीकरण पढ़ लिए हैं एक बार उन्हें मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्या पढ़ना उन्हें देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा, एक पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, क्लियर है, दूसरा पढ़ा उच्चारण के आधार पर, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्वर की। तो स्वर को उत्पत्ति के आधार पर जाना 2 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के स्थान पर जाना 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम जा रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इन्हें हम समझेंगे। और जीभ के प्रयोग के आधार की अगर हम बात करते हैं, स्वरों की अगर हम बात करते हैं कि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए एक बार तीनों की बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पर ये 3 प्रकार के आपके सामने होते हैं। इनके नाम है अग्रस्वर, अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। जिन बच्चों को पश्च स्वर का मतलब नहीं पता अभी बता देते हैं। अग्र स्वर का मतलब है, ठीक है ना, परिभाषा के तौर पर देख लेंगे, स्वर और स्वर। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर हमें जानकारी देता है कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग प्रयोग में आता है, अगला भाग प्रयोग में आता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। देखिए जो प्रयोग में आ रहा है ना भाग, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीभ का अगला भाग ही प्रयोग में आ रहा है। और जो प्रयोग में आता है मैं बता दूं, उस समय हमारी जीभ का अग्र भाग का जो अगला ये भाग है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कतई ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे लग रहा है, बहुत ही मध्यम वे में होता है। कई बार बच्चा इसे खुद स्वयं से बोलकर रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता है, याद रखेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग प्रयोग में आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर। इसी प्रकार से मध्य स्वर की परिभाषा भी है, क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, मध्य स्वर। इसमें होता है क्या है, मध्य भाग
थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जैसे कि इसमें अग्रभाग ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार से इसमें मध्य भाग क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जितना वो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार से पश्च स्वर है ना, इसकी भी परिभाषा लिख ही लेते हैं एक बार। जिन स्वरों के उच्चारण में पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें भी पश्च स्वर क्या है, अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो परिभाषा तो ये हो गई इन तीनों की। आइए इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं एक बार जान लेते हैं। गर्मी बहुत ही अधिक हो रही है तो पंखा चला नहीं सकते वरना साउंड क्वालिटी खराब हो जाएगी। वो सब कहते हैं भैया साउंड क्वालिटी खराब हुई तो कोई वीडियो नहीं देखेगा, है ना। तो समझते हैं आगे। तो अब क्या है, हमने ये समझ लिया अग्रभाग क्या होता है जीभ का, मध्य भाग क्या होता है जीभ का, और पश्च भाग क्या होता है जीभ का। अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं इनकी चीजें देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, किसके, जीभ के आधार पर। तो देखते हैं अग्रभाग में आता है ई, ए, ये आते हैं अग्रभाग में, जिनका प्रयोग में देखिए, और ये सब चारों के चारों कैसे हैं, ये चारों के चारों संयुक्त संधि में भी आते हैं। जैसे कि ये किससे मिलकर बना है, ई प्लस, सॉरी ये तो मूल स्वर है, सॉरी ये कैसा है, मूल स्वर। ये कैसा है, ई प्लस ई संधि में आ गया। ये कैसा है आपका, ए प्लस ई संधि में आ गया। और ये कैसा है, ए प्लस ए, ये भी संयुक्त में आ गया। तो इसमें कितनी मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, दो का, इसमें दो का, इसमें भी मात्रा दो का, इसमें एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो ये कैसे हैं, अग्र स्वर, मतलब कि इनके प्रयोग में जीभ का अगला हिस्सा काम करता है, ऊपर नीचे होता है ई। तो देखिए जब ऐसे बोलेंगे तो अगला हिस्सा थोड़ा सा नीचे दब जाएगा ई, और जैसे बोलेंगे ई तो फिर से अगला हिस्सा थोड़ा सा नीचे दबता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई बार आप ट्राई करेंगे अगर शुद्ध तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्याकरण शुद्धता का नाम है, तो इसे शुद्ध तरीके से ट्राई करेंगे तो ऐसा होगा। आ जाते हैं मध्य भाग पर। मध्य भाग में एक लौता आता है आपका छोटा ए। देखिए ए बोल के देखें, अपने आप रियलाइज करें ए, तो ये जो बीच का भाग है हल्का ऊपर सा उठेगा, बहुत ना आगे बराबर। ऐसा नहीं है कि ऊपर को ढेर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर चलता जाएगा ना, हल्का सा कर्व आएगा जीभ के अंदर ए, तो बीच का भाग हल्का ऊपर उठेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि जीभ के अन्य भाग भी काम नहीं कर रहे, पर इसका रोल मेन है। अगर ये हल्का ऊपर ना उठे तो आप इन स्वरों को सही से उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा हो कुछ व्यक्ति तोतले होते हैं, ऐसा मजाक नहीं बना रहा लेकिन समझना, होता क्या उनकी जीभ पूरा कर्व नहीं ले पाती है, या कुछ लोगों की जीभ थोड़ी मोटी होती है तो वो लोग उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, उनकी जीभ मोटी होने के कारण पूरा कर्व नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो बहुत सारे स्वरों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते। पर इनका इलाज संभव है तो इलाज हो जाता है। आइए आगे समझते हैं। अग्र भाग में क्या आया, देखिए याद कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें आता है ई और ए, मतलब दोनों प्रकार के ई, दोनों प्रकार के ए, और मध्य में आता सिर्फ छोटा ए। टोटल है 11, 4 और 1 5। कितने बचे, 6 बचे। तो वो सब किस में आ जाएंगे, पश्चिम आ जाएंगे। आ जाओ लिख लेते हैं, पश्चिम आ जाएंगे सारे के सारे। आ, उ, ओ, री। बात समझ में आया ना, क्या आ गए, सारे के सारे किस में आ गए, आपके पश्चिम में आ गए हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो ये किस में बोले जा रहे हैं, आपके पश्चिम में। अब ये देखेंगे फिर से एक बार, ये ए प्लस ए है, ये मूल है, ये उ प्लस उ है, ये ए प्लस उ है, ये ए प्लस ओ है, और ये मूल है। तो देखिए आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। स्वर की बात कर रहे हैं तो पूरी इसकी गहराई में उतर जाइएगा, फिर आपका एहसास होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिस बच्चे का चैप्टर अच्छा होगा वो संधि चैप्टर को और तेजी से करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जीभ के आधार पर इन्हें देख लिया और समझ लिया।
आइए आगे की ओर चलते हैं स्वर में ही। ये हुआ जीभ के आधार पर, 3 प्रकार देख लिए, उच्चारण के आधार पर देख लिया, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, उच्चारण के आधार पर देख लिया, जीभ के आधार पर देख लिया। अब देखते हैं मुख आकृति के आधार पर। किस पर? मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति का यहां पे मतलब है मुख का खुला होना या बंद होना, ठीक है ना, हल्का सा बंद होना। तो एक बार इसे समझ लेते हैं। इसके आधार पर ये कितने होते हैं? मूल रूप से तो ये 2 प्रकार के ही होते हैं। इसमें कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। एक होता है संवृत, एक होता है विवर्त। संवृत और विवर्त। पर इनमें भी एक एक प्रकार और होता है। इसका भी एक प्रकार है और इसका भी एक और प्रकार है। तो टोटल 4 हो जाते हैं। पर मूल रूप से मुख आकृति के हिसाब से भी कितने होंगे? ये 2 ही होंगे, संवृत और विवृत। परंतु इसका भी एक रूप है और इसका भी एक रूप है, तो ये इंटरनली 4 हो जाते हैं। एक बार संवृत और विवृत की परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए संवृत परिभाषा, तो संवृत का जो एक भाग है उसे हम कहते हैं अधृत संवृत। आइए एक बार इसकी बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद विवर्त को समझेंगे। जो संवृत की परिभाषा है, जो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा हमें किस बात को बताती है? आइए एक बार इस परिभाषा को थोड़ी सी नजर मान लेते हैं। परिभाषा हमसे क्या कह रही है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। क्या कह रही है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। किससे कम? सबसे कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? संवृत। तो संवृत के अंदर जो आते हैं बड़ा ई और बड़ा ऊ। क्या आते हैं? बड़ा ई और बड़ा ऊ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपका मुख कैसे खुलेगा? थोड़ा सा कम खुलेगा। थोड़ा सा कम खुलने का मतलब है सबसे कम खुलेगा इन दोनों के उच्चारण में। ई तो देखेंगे जब हम ई ऊ, तो इसमें क्या है? मुख नहीं खुल रहा है, साउंड लंबा आता है। जो साउंड का पिच है वो कैसा होगा? लंबा होगा। परंतु जो मुख का आकार है उसमें खास परिवर्तन नहीं होता, मुख अधिक नहीं खुलता। ई ऊ, तो इसमें क्या है? मुख अधिक नहीं खुलता। अब आ जाते हैं अर्ध संवृत में। जो अर्ध संवृत है इसमें मुंह कुछ अधिक खुलता है। इसमें मुंह संवृत की अपेक्षा अधिक खुलता है, अधिक खुलता है। पर याद रखना अधिक खुलता है किसकी अपेक्षा? संवृत की अपेक्षा। तो इसमें क्या आएगा आपके पास? इसमें आएगा छोटा ई और छोटा ऊ। ई देखो, समझो, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे। ई तो मुंह का जो आकार थोड़ा सा बड़ा है, ई तो मुंह चपटा हो जाता है और कम खुलता है। ऊ तो इसमें भी मुंह इसकी अपेक्षा अधिक खुलता है। तो ये हुए हमारे संवृत और अर्ध संवृत। तो याद रख लेंगे परिभाषा भी। और संवृत में क्या आता है? बड़ा ई बड़ा ऊ। और अर्ध संवृत में आता है छोटा ई और छोटा ऊ। इन शॉर्ट याद रख लेंगे कि संवृत में ई और ऊ आते हैं। कंप्लीट है। आइए समझते हैं विवृत को। विवृत की परिभाषा बताती है जिनके उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा खुलता है, वह कौन से होते हैं? विवृत होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? आ, ए, ओ। कौन से होते हैं? आ, ए, ओ। ठीक है ना, छोटा ओ। कौन कौन से होते हैं? सॉरी, बड़ा ओ। आ, ए, ओ। आओ से औरत। तो देखेंगे इसमें क्या है? बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा ओ। इसमें क्या होता है? मुख सबसे अधिक खुलता है विवृत में। संवृत में क्या था? सबसे कम। इसमें क्या है? सबसे अधिक। अब इसकी भी एक शाखा है जो कि हमने बात करी थी, उसे क्या कहेंगे? अर्धत विवृत। इसकी परिभाषा क्या बताती है? अर्धत विवृत की बताता है विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है। किससे? विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है इसका मुंह। इसमें मुंह सबसे अधिक खुलता है और इसमें इससे थोड़ा सा कम खुलता है। तो अब देखेंगे बचे हुए कितने हैं, वो सब इसमें आते हैं। छोटा ए, छोटा ओ और
छोटा ए, छोटा ओ और आ, ये ऊपर ये जो लग जाता है डॉक्टर वाला, ऊपर लगाते हैं ना, जैसे कि लिखते हैं हम लोग डॉक्टर, तो ऐसे ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आ जाते हैं आपके अर्धविवृत में। इसमें मुख क्या होता है, कम खुलता है विवृत की अपेक्षा पर संवृत से अधिक। तो ये हुआ ए ओ ओ, तो ये हुए 3, ये हुए 3। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं, ये भी आपके सामने है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके प्रकार स्वर के जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन बन जाता है। तो वीडियो 1 बार 2 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो आप अपने इससे नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स को आपको अधिक से अधिक बार पढ़ना होगा। और याद रखें, जब तक पढ़ें जब तक ये चीज़ रट ना जाए, समझ ना जाए, दिमाग में ना उतर जाए, अन्यथा एग्जाम में कन्फ्यूजन बना रहता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देख लिए, एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन बना रहता है और क्वेश्चन देखकर यार ये था और यार पढ़ा तो था, उस समय पढ़ा तो था, काम नहीं आता, फिर आप पीछे खिसक जाते हैं और नौकरी हाथ से फिसलती हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो ऐसी नौबत ना आने दें। आइए आगे बढ़ते हैं। और आखिरी प्रकार है होठों के, जो हमारे ओठ हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, ये अगला है और लास्ट भी है इसका। इसमें क्या होगा, होठों की जो स्थिति है वो आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी, आखिरी नहीं है शायद, इसके बाद एक और है भी, लेकिन देखते हैं होठों की जो स्थिति है वो उसका आधार कैसा होगा, देख लेते हैं 2 प्रकार से। देखिए, जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं, कुछ भी चीज़ बोलते हैं, बोले तो स्वर ही जाते हैं, तो होठ गोल होंगे और लंबे खींचेंगे। तो एक को कहते हैं वृत्ताकार और एक को कहते हैं अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार साफ साफ बता रहा है कि इसमें जो होठ हैं वो कैसे हो जाएंगे, आपके गोल हो जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या बताती है कि आपके होठ कैसे हो जाएंगे, हल्के गोल शेप में जाएंगे जब आप इनका उच्चारण करेंगे। तो आप खुद ही फैसला करें कि इसमें कौन से आते होंगे। और अवृत्ताकार में क्या होगा, होठों की स्थिति गोल नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, इसमें होठों की वृत्ति, इसमें होठ आपके फैले हुए रहते हैं। इसमें जो आपके होठ हैं वो कैसे रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, अर्थात गोल नहीं होते पूर्ण रूप से। अब वैसे तो आपने सोच लिया होगा क्या क्या इसके अंदर आएगा, पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि देखिए वृत्ताकार में क्या आएगा, ऊ, देखिए बोले ऊ, तो होठ कैसे हो गए, गोल, बड़ा ऊ भी इसी में आएगा क्योंकि ये भी ऊ की शेप का है। इसी प्रकार से इसमें और क्या आ सकता है आपका, ओ, छोटा ओ हो या फिर बड़ा ओ हो, तो ऊ ओ आओ, तो ये सब किस में आ रहा है, इसमें। और डॉक्टर वाला भी ओ इसमें ही आता है। तो ये क्या हुए आपके वृत्ताकार। इसके अलावा जो भी आपके बचते हैं वह सब कैसे होते हैं, अवृत्ताकार। उसमें मुंह के होठ, जो आपके होठ हैं ये गोल नहीं होते, जैसे कि आ में क्या हुआ, होठ फैले हैं, गोल नहीं हुए। देखिए ऊ गोल हुए, ए तो इसमें गोल नहीं हुए, तो ए आ ई ये कैसे हैं, इसमें होठ गोल नहीं होते, ए और ए। बात समझ में आई। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार आधार पर भी ये 2 प्रकार के आपके हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका आखिरी पॉइंट था इसका, होठों की स्थिति के आधार पर। अच्छे से नोट्स बनाना, दमदार तरीके से बनाना, सफलता कदम जरूर चूमती है। देखिए स्वर जो होते हैं, हम जो बोल रहे हैं कोई भी चीज, तो इसमें हर एक के बोलने का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे कि वर्णमाला में कई बार ना आपने पढ़ा होगा कि बोलने का एक स्थान होता है, जैसे कि का, तो का कहां से बोला गया, कंठ से बोला गया। तो इसी प्रकार से हमारे कुल बोलने के 6 से 7 स्थान होते हैं। आइए एक बार इन स्थानों की बातचीत कर लेते हैं, जिन स्थानों से हम कोई भी चीज बोल पाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से स्थान आते हैं, तो बोलने के स्थान पर, स्वरों के बोलने का स्थान, हेडिंग डाल सकते हैं, स्वरों के बोलने का स्थान। नंबर 1 कंठ, कोई भी हम चीज बोल रहे हैं कहां से बोल सकते हैं, कंठ। नंबर 2 तालु। नंबर 3 ओष्ठ होता है। नंबर 4 मूर्धन्य, इसे हम
मूर्धा भी बोल देते हैं। एक होता है कंठ तालव्य, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ठीक है ना। तो 4 और 2 6। आइए एक बार समझ लेते हैं, जो हमारे पास कंठ से बोले जाते हैं, जो स्वर कंठ से बोले जाते हैं, उसमें आता है ए और आ। ए आ ये कहाँ से बोले जा रहे हैं आपके पास? कंठ से। कहाँ से? कंठ से बोले जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? ए और आ। एक होता है तालु से बोले जाते हैं। अब कई बच्चों को तालु नहीं पता होगा, अभी बताया जाएगा तालु क्या होता है। एक बार इनके स्वर देख लेते हैं। तो तालु बोला जाता है ई और ई, दोनों प्रकार के ई कहाँ से बोले जाते हैं आपके? तालु से बोले जाते हैं। देखिए इसे अच्छे से समझना, इसे कई बार एग्जाम में तालु के स्थान पर तालव्य लिखा हुआ जाता है। क्या जाता है लिखा हुआ? तालव्य। तो याद रखना तालु तालव्य बात एक ही है। मूर्धन्य को लिखा हुआ था मूर्धन्य, तो बात समझ जाना, यहाँ मूर्धन्य भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, मूर्धन्य, ठीक है। आ जाते हैं ओष्ठ पर। तो ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? अभी भी बात हो रही थी ऊ, ऊ। ये दोनों किसकी मदद से बोले जा रहे हैं? ओठ की मदद से, आपके होठों की आकृति के मदद से बोले जा रहे हैं। और जो मूर्धन्य में आते हैं वो आता है सिर्फ एक, री। कौन सा आता है? री। स्वरों की बात हो रही है। स्वर कहाँ से बोले जाते हैं? अक्सर किताबों में हमें मिल जाता है लिखा हुआ कि व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, तो व्यंजन याद हो जाते हैं और हमें स्वरों का पता नहीं चलता। तो देखो यहाँ हमने देखा कंठ से ए आ, तालु से ई, ओष्ठ से ऊ, और जबकि मूर्धन्य से बोला जा रहा है, मूर्धा से बोला जाता है री। अब बचते हैं कंठ तालव्य, नंबर 5 और नंबर 6। देखो कंठ और तालव्य समझेंगे, मतलब कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और किसका प्रयोग हो रहा है? तालव्य का। मतलब कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, तालु का भी। अब समझो कैसे। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, आप खुद एक आइडिया लगाएं। पहले बता दूं, इसके अंदर आ रहा है ए और ए, ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। पर हर चीज थोड़ा सा समझें तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ए का निर्माण कैसे होता है? ए प्लस ई से। तो ए कैसे बोला जाता है? कंठ से। तो कंठ आ गया। ई किससे बोला जाता है? तालु से। तो तालु भी आ गया। तो क्या मिल गया बनकर? कंठ तालव्य। बात समझ रहे हैं ना? मिलकर क्या बन गया ये? कंठ तालव्य। तो इसमें क्या बोला रहा कंठ तालव्य से? ए और ए। अब इसी प्रकार से बचा आपके पास कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से बोला जा रहा है ओ और ओ, ओ और औ। क्लियर है? अब बताओ ए ये किससे बनता है? इसका निर्माण किससे हुआ? ए प्लस ऊ से। इसका निर्माण किससे हुआ? ए प्लस ऊ से। तो जब ए प्लस ऊ से इसका निर्माण हुआ है तो ए कहां से बोला जाता है? कंठ से। और ऊ ओष्ठ से। तो मिलकर क्या बना? कंठोष्ठ। देखिए बात समझेंगे बड़े आराम से। मिलकर क्या बना? कंठोष्ठ बना। तो यहां से आप काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये किससे बनेगा? ए प्लस छोटा ओ। अब क्योंकि ओ तो हम जानते हैं ऊ का प्रयोग हो रहा है इसके अंदर ऑलरेडी, तो किससे बना होगा? कंठोष्ठ से। तो यहां पर आप बड़े आसानी से आज ये समझ गए होंगे कि कौन सा किसका बोलने का स्थान है। तो ये था आपका स्वर का चैप्टर, जिसके अंदर से आपने ऐसी विभिन्न जानकारियां प्राप्त करी जिसके माध्यम से आप इसे अच्छा बना सकते हैं। अभी इसकी जब MCQ क्लास होगी उस समय आप लोग निराश मत करना कि कहीं आंसर ही ना दे पाओ, ऐसी मुंह लेके बैठे रहो, अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लगातार पढ़ाई से क्या है जुड़े रहें, ठीक है ना। पूरा फायदा उठाएं, घर में रहने का जितना फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है? नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।